सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक ही काफी इंटरेस्टिंग है और वो टॉपिक है एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। जैसे कि ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो किसी भी देश की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके हवाई क्षेत्र में दुश्मन प्रवेश कर जाए। और इसी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अगर बात करें हमारे देश भारत की, तो भारत में कई अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑपरेट किया जाता है और जबकि अभी कई सारे एडवांस सिस्टम्स और विकसित भी किए जा रहे हैं। लेकिन आप में से ऐसे कितने हैं जिनके खुराफाती दिमाग में कभी एक ख्याल आया हो कि भारत को इतने अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स इस्तेमाल करने की जरूरत है क्यों? और चलिए, अगर ये सवाल आया और उसका जवाब आपको मिल भी गया, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारे अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ काम कैसे करते हैं? तो अगर आप भी इस तरह के अजीबोगरीब सवाल सोचते रहते हैं तो आज की ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे। और इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और स्किप मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचित कर दें कि इस एपिसोड में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com पर भी पब्लिश किया गया है। तो अगर किसी को जानकारी इंग्लिश में चाहिए तो वे उस आर्टिकल को कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा आपको ये भी क्लियर कर दें कि वैसे तो एयर डिफेंस सिस्टम में फाइटर एयरक्राफ्ट और उनकी एयर टू एयर मिसाइल्स भी एक मेजर पार्ट मानी जाती हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम केवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में ही फोकस करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन मेन टॉपिक की गहराई में डुबकी लगाने से पहले हम भारत द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि मेन टॉपिक की गहराई पर जाकर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, भारत में कई अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑपरेट होते हैं, तो इसीलिए हमने इनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है एंटी बैलिस्टिक और वेरी लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की, दूसरी कैटेगरी है लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की, और तीसरी कैटेगरी है टैक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम और क्लोज इन वेपन सिस्टम की। तो जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी है एंटी बैलिस्टिक और वेरी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इसके अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम आते हैं तो उनमें शामिल है पृथ्वी एयर डिफेंस, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीएडी कहते हैं, और ये एक एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली फायर करते हैं तो इसकी रेंज है करीब 3000 किलोमीटर और इसका मैक्सिमम फ्लाइट ऑल्टीट्यूड है 80 किलोमीटर और कंट्री ऑफ ओरिजिन है इंडिया, यानी कि इसे भारत में ही बनाया गया है। इसके बाद दूसरा सिस्टम आता है एडवांस एयर डिफेंस का, और ये एक एंडो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर ही टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है 200 किलोमीटर, इसका मैक्सिमम फ्लाइट ऑल्टीट्यूड है 30 से 40 किलोमीटर और इसका भी कंट्री ऑफ ओरिजिन है इंडिया। और ये पीएडी और एएडी ये दोनों ही मिसाइल्स भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इन दोनों के अलावा इस कैटेगरी में एक और सिस्टम है जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि फिलहाल अभी ये सर्विस में कमीशन नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो पहली रेजिमेंट है वो इस साल के अंत से पहले भारत पहुंच जाएगी और अगले साल से इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और ये एक सरफेस टू एयर लॉन्ग रेंज का सिस्टम है। इसके हॉरिजॉन्टल रेंज है 400 किलोमीटर, मैक्सिमम फ्लाइट ऑल्टीट्यूड है 30 किलोमीटर और कंट्री ऑफ ओरिजिन है रशिया। अब इस कैटेगरी में हमने आपको जो पीएडी और एएडी मिसाइल के बारे में बताया, जो कि भारत के स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और अगर आपको ध्यान होगा तो मिशन शक्ति के तहत भारत ने जो अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, तो उस परीक्षण में जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर इस्तेमाल हुई थी वो भारत के इसी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का ही हिस्सा थी और उस इंटरसेप्टर को पृथ्वी डिफेंस मिसाइल मार्क 2 का नाम दिया गया था। और इसी वजह से भारत के स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत अब एक ऐसी कैपेबिलिटी भी है जिसके चलते हम स्पेस पे मौजूद टारगेट को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से अब इस एयर डिफेंस सिस्टम को एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होगी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की पहली कैटेगरी। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इसमें आते हैं S-200 लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर, मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड है 40 किलोमीटर और कंट्री ऑफ ओरिजिन है रशिया। इसके बाद आता है बराक 8 सिस्टम और इसके 2 अलग अलग वर्जन हैं, एक लॉन्ग रेंज का, एक मीडियम रेंज का, और इनकी रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर है। वहीं जो मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो है 16 किलोमीटर से 30 किलोमीटर और इसको भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसके बाद इस कैटेगरी में तीसरा नाम है स्पाइडर शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम का, और इसमें भी 2 अलग अलग रेंज की मिसाइल्स हैं,
एक है पाइथन 5 जो कि 20 किलोमीटर रेंज की है, दूसरी है डर्बी जो कि 50 किलोमीटर रेंज की है। और इनका भी जो मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड है तो पाइथन 5 का है 9 किलोमीटर और डर्बी का है 16 किलोमीटर, और इस सिस्टम को इसराइल द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद इस लिस्ट में चौथा नाम है भारत के स्वदेशी आकाश मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का। तो इस सिस्टम के तहत फिलहाल जो मिसाइल सर्विस में इंडक्ट हैं उनकी रेंज है 30 किलोमीटर, मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड है 18 किलोमीटर और कंट्री ऑफ ओरिजिन है भारत। बाकी इस आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत और भी अलग अलग वेरिएंट्स को विकसित किया जा रहा है और इनकी रेंज मौजूदा वर्जन से ज्यादा होगी। अब अगर बात करें तीसरी मेन कैटेगरी की जो है टैक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम और क्लोज इन वेपन सिस्टम की, तो ये वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम वाली कैटेगरी है और इसमें अधिकतर टैक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे हैं जो मोबाइल हैं, यानी कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। और इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल खास तौर पर मूविंग आर्मी फॉर्मेशंस और कॉन्वॉयज को डिफेंस कवर देने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं OSA AKM, स्ट्रेला, टंग्स्का, शिल्का ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। और इनमें से कुछ सिस्टम मैन पोर्टेबल हैं जो लाइट वेट होते हैं और जिन्हें 2 सोल्जर्स आसानी से कैरी कर सकते हैं और कंधे पर रख के लॉन्चर की मदद से उन्हें लॉन्च किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं अमेरिका का बेहद ही फेमस स्ट्रिंगर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम या फिर रशिया का इग्ला सिस्टम। और जबकि DRDO भी भारत में स्वदेशी तौर पर एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने पर काम कर रही है। बाकी इस कैटेगरी में कुछ क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी आते हैं जिनमें मुख्य रूप से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स काउंट होती हैं और ये वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं और इसी वजह से इन्हें एयर डिफेंस की लास्ट लेयर के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो ये तो हो गई एयर डिफेंस सिस्टम की 3 मेन कैटेगरीज। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो थोड़ा सा इस टॉपिक की गहराई में और जाते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है इसको समझने से पहले आपको एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स को समझना होगा। तो आपको बता दें कि एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेंस और दूसरा होता है एरिया डिफेंस। अब इसमें जो पॉइंट डिफेंस है तो ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जब हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को इनकमिंग एरियल थ्रेट से सुरक्षा प्रदान करते हैं और उस पर्टिकुलर लोकेशन को डिफेंड करने के लिए फिर हम अलग अलग तरह के लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट रेंज के सिस्टम्स को वहां पर डिप्लॉय करते हैं। और ये अलग अलग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम अपनी अपनी रेंज के अनुसार एक तरह का वर्चुअल सुरक्षा कवच बनाते हैं। पॉइंट डिफेंस का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट या किसी लिमिटेड एरिया को डिफेंड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई शिप है, कोई बिल्डिंग है या कोई एयरफील्ड है या फिर ऐसी अन्य सब चीजें। अब अगर बात करें दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वो होता है एरिया डिफेंस और इसका मतलब होता है जब हम इनकमिंग एरियल थ्रेट से किसी एक बहुत बड़े एरिया को डिफेंड करते हैं और एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उस पर खतरा उतना ही ज्यादा होगा और इसलिए उसको डिफेंड करने की तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। और एरिया डिफेंस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में उस एरिया के ऊपर वाले एयर स्पेस में दुश्मन के किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को अंदर आने की अनुमति नहीं होती है और दुश्मन को एयर स्पेस में घुसने से रोका जाए तो उसके लिए फिर उस एरिया पर एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को डिप्लॉय किया जाता है। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कंपेयर करते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी के अंदर एक कंपनी जितनी चीजें होती हैं, यानी कि उसकी अपनी खुद की मिसाइल्स होंगी, अपना खुद का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा और उसको ऑपरेट करने वाले उसके अपने ट्रूप्स होंगे। और एरिया डिफेंस के लिए लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम खास तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो हो गई बात एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब इस टॉपिक में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि इतने सारे अलग अलग तरह के सिस्टम्स इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं। तो देखिए, जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो आमतौर पर लेयर्स में काम करते हैं और अगर किसी सर्टेन लोकेशन या एरिया को डिफेंड करना है तो फिर वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम की अलग अलग लेयर्स प्लेस की जाती हैं और ये सब पॉसिबल हो पाता है अलग अलग सिस्टम्स की अलग अलग रेंज और अलग अलग कैपेबिलिटीज के आधार पर। और ऐसा करना जरूरी इसलिए होता है ताकि टारगेट को इंटरसेप्ट करने के चांसेस और भी बढ़ जाएं। अगर आप में से किसी की ये बात समझ में नहीं आई है तो वो इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो जिस तरीके से सर्दी से बचने के लिए हम कपड़ों की अलग अलग लेयर पहनते हैं, यानी कि पहले शर्ट पहनेंगे, फिर स्वेटर, फिर जैकेट, इस तरीके से ताकि हमें सर्दी लगने के चांसेस कम से कम रहें। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम की लेयरिंग भी कुछ इसी तरीके से है। बाकी इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स को इस्तेमाल करने का दूसरा कारण ये भी होता है कि आपका टारगेट किस तरीके का है, क्योंकि कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप के थ्रेट के खिलाफ ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसे ऐसे ले लीजिए कि भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है उसे खास तौर पर विकसित किया गया है दुश्मन की तरफ से आती हुई इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, ताकि वो उसे हाई एल्टीट्यूड पर ही खत्म कर दे। वहीं जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुश्मन की क्रूज मिसाइल्स या उसके एयरक्राफ्ट के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। वहीं अगर एग्जांपल ले लें शिल्का जैसे वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम का, तो वो लो फ्लाइंग टारगेट जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, इन सब के खिलाफ काफी ज्यादा प्रभावी है।
अब ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि दुश्मन के ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल या फिर अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की कोई मिसाइल को लॉन्च करें। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। और अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज के इस टॉपिक को आप आधा तो समझ चुके हैं और अब हम थोड़ा सा और गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसलिए बात को और भी सतर्क होकर सुनना, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है इनके काम करने का तरीका किस तरीके से होता है। तो देखिए, जो टिपिकल एयर डिफेंस का तरीका होता है उसमें मुख्य रूप से 4 स्टेज होती हैं। पहली होती है डिटेक्शन, दूसरी होती है आइडेंटिफिकेशन, तीसरी होती है इंटरसेप्शन और चौथी होती है डिस्ट्रक्शन। अब जो पहली स्टेज है उसमें रडार्स और सेंसर्स की मदद से पहले थ्रेट को डिटेक्ट किया जाता है कि आखिर खतरा है कहां पर, और फिर उसको डिटेक्ट करने के बाद जो दूसरी स्टेज है आइडेंटिफिकेशन की, तो उसमें यह कंफर्म किया जाता है कि जो खतरा हमने डिटेक्ट किया है क्या वो वाकई में खतरा है भी या नहीं, यानी कि वो दोस्त है या दुश्मन। और अगर ये कंफर्म हो जाए कि वो दुश्मन ही है तो फिर उसके बाद स्टार्ट होती है तीसरी स्टेज जो कि है इंटरसेप्शन की। और इस स्टेज में हम तैयारी करते हैं उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देने की, और फिर इसी स्टेज में उस खतरे के अनुसार ही सबसे बेस्ट सुटेबल सिस्टम को लाया जाता है जो कि उस एरिया पर उस समय उपलब्ध होता है। और टारगेट लॉक होते ही मिसाइल फायर कर दी जाती है। और जो चौथी स्टेज है तो फिर उसमें खतरे को हमेशा के लिए निपटा दिया जाता है, यानी कि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और इसमें जो पहली 2 स्टेज है डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन वाली, तो इसके लिए हर एक एयर डिफेंस यूनिट के पास अपना खुद का रडार और कमांड कंट्रोल यूनिट होता है। जैसे कि जो हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आने वाला है वो इस्तेमाल करता है 91N6E पैनोरामिक रडार। जो हमारा खुद का स्वदेशी आकाश सिस्टम है वो इस्तेमाल करता है भारत का स्वदेशी राजेंद्र रडार। और इसी तरीके से बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम के पास भी अपना खुद का रडार और कमांड कंट्रोल सिस्टम होता है। और बाकी आमतौर पर रडार्स की जो रेंज होती है वो मिसाइल से ज्यादा होती है, ताकि जो खतरा है उसे हम समय पर डिटेक्ट कर पाएं और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको पर्याप्त समय मिल जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी मिसाइल की रेंज है 100 किलोमीटर और आपकी रडार की रेंज है 200 किलोमीटर, तो आपको 100 किलोमीटर पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि खतरा आपकी तरफ आने वाला है, ताकि जब तक कि वो खतरा आपकी मिसाइल की रेंज तक पहुंचे तब तक आप बिल्कुल तैयार रहें उस मिसाइल को उस पर लॉन्च करने के लिए। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि एयर डिफेंस सिस्टम आखिर काम करते कैसे। अब इसी में एक सवाल ये भी आता है कि भारत के पास तो इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई लॉन्ग रेंज का है, कोई मीडियम रेंज का है, कोई शॉर्ट रेंज का है, कोई वेरी लॉन्ग रेंज का है, तो ये इंटीग्रेटेड मैनर में कैसे काम करते हैं, यानी कि इनका आपस में तालमेल कैसे बैठता है। और जब सिस्टम के रडार्स भी अलग अलग होते हैं, उनके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी अलग अलग होते हैं, तो फिर इन अलग अलग सिस्टम्स की इंटरऑपरेबिलिटी में प्रॉब्लम्स भी आती ही होंगी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब से इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाया गया है तब से इस वाली प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर लिया गया है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम क्रिएट किया गया, और इसकी खास बात यह है कि ये इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के सिमिलर सिस्टम के कॉपरेशन के साथ काम करता है। आर्मी के सिस्टम का नाम है आकाश तीर और नेवी के सिस्टम का नाम है त्रिगुण नेवल सिस्टम। अब अगर आपको इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना है तो वो एक अलग टॉपिक बन सकता है, क्योंकि इस पर हम उसको कवर करने लगेंगे तो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो जाएगी। बाकी हम आपको ये बता दे रहे हैं कि 2018 में इस इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को बनाने के लिए भारत सरकार ने करीब 8,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। और इस सिस्टम को खास तौर पर इस तरीके से बनाया जा रहा है कि पूरे देश भर में मौजूद इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के अलग अलग रेडार्स और सेंसर्स के इनपुट्स ये हासिल कर सके। और इस सिस्टम में अवॉक्स जैसे एयरबॉर्न एलिमेंट्स के इनपुट्स भी इंक्लूड हैं, और केवल मिलिट्री नहीं बल्कि सिविल रडार्स के इनपुट्स भी ये रिसीव करेगा। और इस तरीके से जो ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है ये एक कंपोजिट एयर सिचुएशन पिक्चर प्रोवाइड करता है। और इस तरह के सिस्टम से इंडियन एयरफोर्स के सारे एसेट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इंटीग्रेटेड मैनर में काम कर सके। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो कि रियल टाइम बेसिस पर भारत के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक कॉमन नेटवर्क में कनेक्ट करके रखेगा। और फिर जिस तरीके का खतरा होगा तो उसके आधार पर ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इस बात को डिसाइड करेगा कि उसके नेटवर्क में कनेक्टेड सभी एयर डिफेंस सिस्टम से कौन से सिस्टम का इस्तेमाल करे उस खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और अगर आपको इस इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके लिए हमने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस एयर डिफेंस वाले आर्टिकल के अंदर एक वेबसाइट का लिंक दिया है। उस वेबसाइट पर इस सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से एनालिसिस किया गया है, आप उस वेबसाइट को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इस सिस्टम को मैं आपको एक और देसी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक स्मार्ट वॉच है जिसमें आप कॉल्स भी रिसीव कर सकते हैं, और आपके पास एक स्मार्टफोन भी है और एक लैपटॉप भी है। अब आपकी स्मार्ट वॉच, आपका स्मार्टफोन और आपका लैपटॉप ये तीनों आपस में एक ही वाईफाई नेटवर्क या किसी ऐप के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब अगर आपके नंबर पर कॉल आती है तो वही कॉल आपके स्मार्ट वॉच पर भी दिखाई देगी, आपके लैपटॉप पर भी दिखाई देगी और आपके मोबाइल फोन पर भी दिखाई देगी। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ये है कि आपकी जो भी स्थिति है तो उसके अनुसार ये आप पर है कि आप उस कॉल को रिसीव करने के लिए किस चीज को चुनते हैं, अपनी स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन या लैपटॉप को।
तो आप कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ये भी कुछ इस तरीके से ही एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड सभी एयर डिफेंस सिस्टम को खतरे के अनुसार उसे चुन सकता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इतने सारे अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल क्यों होते हैं, वो इस्तेमाल कैसे होते हैं और वे सभी एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम कैसे करते हैं। और अगर इतना कुछ आपको समझ में आ ही गया है तो इस वीडियो को भी आप लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो को बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है और हमारे ऑथर ने जो इस टॉपिक पर इतनी कमाल की रिसर्च करी है तो उसके लिए भी इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है। और बाकी एक सवाल ये भी रह जाता है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का फ्यूचर क्या है। तो देखिए, वर्तमान समय में जो हमारा स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है उसका पहला फेज कंप्लीट हो चुका है और निकट भविष्य में दूसरा फेज भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट ऑलरेडी भारत को मिल चुकी है और जो बाकी के रेजिमेंट्स हैं वो भी 1 से 2 साल के अंदर भारत को डिलीवर कर दी जाएंगी। और जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड है तो वो भी अपना एक शेप लेने लगा है और ये एक तरीके से भारत के एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करेगा। इससे होगा ये कि इस एयर डिफेंस वाले डोमेन में इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें और भी बढ़ जाएंगी। और जिस तरीके से ड्रोन्स का खतरा बढ़ रहा है तो ऐसे में आगे चलकर भारत की जो ये एयर डिफेंस वाली स्ट्रेटजी है इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे। और बाकी आप इस बात को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं कि भारत ने एक बेहद ही मजबूत एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और अब नए इंडक्शंस और एडवांस नेटवर्क्स के साथ ये और भी दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी भी भारत को ड्रोन्स जैसे उभरते हुए खतरों का सामना करने के लिए और भी प्रभावी सिस्टम्स की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो हमारे सारे एसेट्स हैं उनका हम और भी ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें, तो इस चीज को हासिल करने के लिए इंटीग्रेशन की ऑनगोइंग प्रोसेस को भी काफी ध्यानपूर्वक पूरा करने की आवश्यकता है। और बाकी हमें इस बात पर ना तो कभी डाउट था और ना ही कभी डाउट होगा कि हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस और हमारे भारत के अन्य सभी फोर्सेस इस देश को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे बिना तो मत जाना, बाकी साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। और इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।